नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अखिलेश मेडिकल एंड रिसर्च ट्यूटर पे। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 4 आरआरबी पैरामेडिकल रिलेटेड एमसीक्यू एनएचएम एंड बीएसएफ अदर पैरामेडिकल कोर्सेस हेतु। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, सेविन फील्डमैन डाई टेस्ट इज यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ। सेविन फील्डमैन जो डाई होता है उसका यूज किसकी डायग्नोसिस के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए है टैक्सोप्लाज्मोसिस, ऑप्शन बी है अमीबियासिस, ऑप्शन सी है क्रिप्टोस्पाइरोडियोसिस, ट्रिप्नोसोमियासिस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों टैक्सोप्लाज्मोसिस, ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो सेविन फील्डमैन डाई का यूज होता है वो टैक्सोप्लाज्मोसिस की डायग्नोसिस के लिए होता है। टैक्सोप्लाज्मोसिस टैक्सोप्लाज्मा गोंडाई से काज्ड होता है। यह एक प्रकार का पैरासाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाट पर्टिकुलर एंटीबॉडी काजेज ए मेन इम्यून रिस्पॉन्स। कौन सी एंटीबॉडी है जो मुख्य इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है? ऑप्शन ए है आईजीजी, ऑप्शन बी है आईजीएम, ऑप्शन सी है आईजीए और ऑप्शन डी है आईजीई। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले अगर हमारी बॉडी में कोई भी एंटीजन आता है तो सबसे पहले आईजीएम एक्टिव होता है। तो जो मेन इम्यून रिस्पांस शो करता है आईजीएम शो करता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, आईजीएम। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों, एंटामीबा हिस्टोलिटिका कैन बी कल्चर्ड इन। जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका होता है उसको किस मीडिया में कल्चर किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है मैकॉन्की, ऑप्शन नंबर बी है क्लेड, ऑप्शन नंबर सी है डायमंड्स मीडियम और ऑप्शन डी है एनएनएन मीडियम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डायमंड्स मीडियम, जो कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका के कल्चर के लिए यूज किया जाता है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है। मैकॉन्की मीडिया दोस्तों लैक्टोज फर्मेंटिंग एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके ग्रो के लिए यूज किया जाता है। क्लेड मीडिया ये यूरिन के कल्चर के लिए यूज किया जाता है। सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट इसका फुल फॉर्म होता है। और ट्रिपल एन मीडियम नोवेल मैकनील निकोल मीडियम होता है। ये लिस्मानिया डोनोवनी के लिए यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, फंगल सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। जो फंगस की सेल होती है उसके मेम्ब्रेन में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन बी है एर्गोस्ट्रॉल, ऑप्शन सी है काइटिन और ऑप्शन डी है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। तो अगर हम बात करें फंगल सेल की मेम्ब्रेन की तो उसमें एर्गोस्टेरॉल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है एर्गोस्टेरॉल। एर्गोस्टेरॉल का वर्क क्या होता है? यह सेल मेम्ब्रेन को इंटीग्रिटी प्रदान करता है। एर्गोस्टेरॉल फंगल सेल को इंटीग्रिटी प्रदान करता है और जो अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं उससे विटामिन डी का सिंथेसिस भी करता है। एर्गोस्टेरॉल फंगस सेल मेम्ब्रेन के अलावा प्रोटोजोआ की सेल मेम्ब्रेन में भी पाया जाता है। और काइटिन की बात करें दोस्तों तो बहुत लोगों को काइटिन आंसर सही लग रहा होगा, लेकिन काइटिन क्या होता है कि ये जो कुछ प्रोटोजोआ होते हैं या
कुछ क्या बोलते हैं फंगस, उनकी सेल के ऊपरी परत पर ये पाया जाता है। लेकिन यहाँ बात कर रहा है सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन में एर्गोस्टेरॉल पाया जाता है जो विटामिन डी का सिंथेसिस करता है और इंटीग्रिटी प्रदान करता है फंगल सेल को। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है फंगाई आर विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो फंजाई होता है वो किस प्रकार का ऑर्गेनिज्म होता है? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक या बोथ, दोनों टाइप का, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, और या नॉन लिविंग पार्टिकल्स होता है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रोकैरियोटिक, ऑप्शन बी यूकैरियोटिक, ऑप्शन सी बोथ और ऑप्शन डी है नॉन लिविंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक इसका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि जो फंगस सेल होती है वो मल्टी सेलुलर सेल होती है और इसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस पाया जाता है, तो यह यूकैरियोटिक सेल होती है। तो फंगस एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है ए वायरस इज मेड ऑफ। वायरस का जो कंपोजिशन होता है वो किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए है प्रोटीन कोट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है न्यूक्लिक एसिड एंड सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी है प्रोटीन कोट एंड न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन डी है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लिक एसिड। यानी वायरस किस चीज़ से बना होता है? तो वायरस की अगर बात करें तो उसकी ऊपरी लेयर प्रोटीन कोट की होती है और अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए या आरएनए दोनों में से कोई एक हो सकता है। डीएनए और आरएनए दोनों नहीं होगा। वायरस या तो डीएनए पाया जाएगा या तो आरएनए पाया जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। जो वायरस का स्ट्रक्चर होता है वो प्रोटीन कोट और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, जिसमें डीएनए या तो आरएनए पाया जाता है। अगर डीएनए वायरस की बात करें तो हेपेटाइटिस बी वायरस, आरएनए वायरस की बात करें तो हेपेटाइटिस बी के अलावा हेपेटाइटिस के जो भी वायरस होते हैं वो आरएनए वायरस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। हाउ मेनी टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर सिंथेसाइज्ड इन ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में टोटल कितने एटीपी सिंथेसाइज्ड होते हैं? तो ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 36 और ऑप्शन डी है 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 10। टोटल 10 जो एटीपी होते हैं वो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में बनते हैं या सिंथेसाइज होते हैं। जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है। तो दोस्तों ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है और यह एरोबिक एंड एरोबिक दोनों टाइप का हो सकता है। जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है उसमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड या पायरुवेट का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों सेलेक्टिव मीडिया फॉर कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थियरी। जो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थियरी होता है यह नॉन मोटाइल बैक्टीरिया होता है और इसके लिए कौन सा मीडिया यूज करते हैं इसके ग्रोथ के लिए? तो ऑप्शन नंबर ए है कैरी ब्लेयर मीडियम, ऑप्शन बी है मैकॉन्की अगार और ऑप्शन सी है टेलुराइट ब्लड अगार और ऑप्शन डी है स्टुअर्ट मीडिया। तो जो कैरी ब्लेयर मीडियम है दोस्तों यह ट्रांसपोर्ट मीडिया होता है। इसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा बहुत ही कम होती है। और ऑप्शन बी मैकॉन्की अगार यह लैक्टोज फर्मेंटिंग एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग के लिए ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है। जो बैक्टीरिया लैक्टोज फर्मेंटिंग या नॉन फर्मेंटिंग होते हैं उसका यूज मैकॉन्की अगार
में ग्रोथ के लिए किया जाता है। यह एक डिफरेंशियल मीडिया होता है। और ऑप्शन सी टेलुराइट ब्लड अगार। टेलुराइट ब्लड अगार जो होता है वो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए यूज किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। और ऑप्शन 4 की बात करें स्टुअर्ट मीडियम, तो यह भी एक प्रकार का ट्रांसपोर्ट मीडिया होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें दोस्तों, तो 9 है अमीनो एसिड इन्वॉल्व इन क्रिएटिनिन सिंथेसिस। मतलब अमीनो एसिड इन्वॉल्व होता है क्रिएटिनिन सिंथेसिस में, तो कौन से अमीनो एसिड हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। ऑप्शन ए है ग्लाइसिन, ऑप्शन बी है मेथियोनिन, ऑप्शन सी है अर्जिनिन और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों जब अमीनो एसिड इन्वॉल्व होते हैं क्रिएटिनिन सिंथेसिस में, तो ग्लाइसिन, मेथियोनिन और अर्जिनिन तीनों इन्वॉल्व होते हैं और इसके अलावा 2 एंजाइम इन्वॉल्व होता है। तो अगर हम बात करें सही ऑप्शन की, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ग्लाइसिन, मेथियोनिन और अर्जिनिन तीनों एमिनो एसिड इन्वॉल्व होते हैं क्रिएटिनिन सिंथेसिस में। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 है द स्टेन यूज टू डेमोन्स्ट्रेट बोर बॉडी। ऐसा कौन सा स्टेन यूज करते हैं जो डेमोन्स्ट्रेट करता है बोर बॉडी को। ये जो बोर बॉडी होता है यह इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम होता है जो कि फीमेल्स में पाया जाता है। जो हम वेजाइनल या सर्वाइकल स्मीयर तैयार करते हैं उसमें बोर बॉडी मौजूद होता है और उसके लिए हम कौन सा स्टेन यूज करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए है H&E स्टेन, ऑप्शन बी है रेटिकुलिन स्टेन और ऑप्शन सी है पास स्टेन और ऑप्शन डी है सौर स्टेन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सौर स्टेन। सौर स्टेन हम बोर बॉडी के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा हम पैपिनिकुलाउ स्टेन भी यूज कर सकते हैं। साइटोलॉजिकल स्टेन, पैपिनिकुलाउ साइटोलॉजिकल स्टेन हम बोर बॉडी के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए आगे बनाते रहेंगे। और बाय बाय दोस्तों।